तो क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ को पूरी उम्मीद है कि एमपी में 2023 में कांग्रेस फिर से आ रही है? क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ अपनी जीत को लेकर पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं? और क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ को भरोसा है कि सरकार उनकी बनने वाली है, क्योंकि अब तक दावे किए जाते रहे हैं एमपी की सियासत में कि हमारी सरकार बनेगी, फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठियों पर गौर करें तो ये साबित होता है कि कमलनाथ को पूरी उम्मीद है कि 2023 में कांग्रेस आ रही है। कमलनाथ ने पहले जिलों के एसपी को पत्र लिखा। पत्र में साफ साफ चेतावनी दी गई कि कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज न किए जाएं। सरकार बनने पर ऐसे अफसरों को देख लेने की चेतावनी भी दी गई। वहीं नाथ ने सभी जिलों के कलेक्टरों को भी पत्र लिखा और चेतावनी दी कि बीजेपी के पक्ष में पद का दुरुपयोग किया तो कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, साथ ही मतदान केंद्रों के निर्धारण का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि भाजपा नेता दबाव डाल रहे हैं मतदाता सूचियों में गड़बड़ी एवं मतदान केंद्रों में हेरफेर करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तमाम मध्य प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में काम ना करें, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में निष्पक्ष तरीके से काम करें, साथ ही मतदान केंद्र संवेदनशील बनाने या मतदान केंद्रों की संख्या घटाने बढ़ाने में किसी भी तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में ना आए। जो भी अधिकारी इस तरह के राजनीतिक दबाव में काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, न्यायालय में जाएगी। इसलिए हमारा सभी निर्वाचन अधिकारियों से निवेदन है कि वो निष्पक्ष कार्य करें और जो अधिकारी निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं उनको किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में प्रशासन का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ के पत्र लिखने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के ट्विटर की चिड़िया रोज सुबह सुबह उड़ जाती है, उनकी पार्टी में कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए कलेक्टर और एसपी को खत लिखे जा रहे हैं। सीएम ने एक फिल्मी गीत सुनाकर भी उन पर निशाना साधा। आजकल कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? अब कलेक्टर एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है, किसको धमका रहे? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, लोकतंत्र में हम सबका सम्मान करते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो ये देखना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा, कहेगा खाद की बोरियां लूट लो, या कहीं और लैंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करेगा, अराजकता फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा, अनैतिकता के काम करेगा, तो कानून इसलिए है और कानून अपना काम करता है। वो कह रहे हैं कि नाटक है पेशा। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए और आदिवासी भाई बहनों के लिए? जब तुम्हारी सरकार थी वो अंधेरे में पड़े थे, तो तुमने बिजली पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर घर बिजली पहुंचा रही है। कमलनाथ के पत्रों को लेकर एमपी में सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कमलनाथ का ये दांव कितना कारगर साबित होता है, और सवाल ये भी कि कमलनाथ के अफसरों पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज।
तो चलिए चर्चा करते हैं इसी पर कि आखिर कमलनाथ को ये चिट्ठियां लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता संदीप सबलोग जी, भाजपा से प्रवक्ता प्रवीण नापित जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी संदीप सबलोग जी, क्या लगता है कमलनाथ को ये चिट्ठियां लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और चिट्ठियां भी धमकी भरे लहजे में लिखी जा रही हैं। कभी एसपी को लिखते हैं, कभी निर्वाचन अधिकारियों को लिखते हैं, कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की आशंका है, कभी कहते हैं आप लोग निष्पक्षता से काम करें, कभी कहते हैं जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो इसमें संदेश क्या देना चाहते हैं कमलनाथ जी? बड़ी स्पष्ट बात है महेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार जो जनमत से नहीं बल्कि लूट खसोट की स्थापित हुई है और ये जानती है कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए जनादेश था और भारतीय जनता पार्टी ने इस जनादेश को पैरों तले रौंद कर लूट खसोट के द्वारा, नोटों के द्वारा और जिस भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता था उसके द्वारा इन्होंने सरकार हासिल की। अब चूंकि 2023 में चुनाव फिर सामने है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वह जनादेश विहीन सरकार है, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है और अगले चुनाव में एक बार फिर प्रदेश की जनता ये दिखाने वाली है कि कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वह इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 23 का चुनाव जो है वो उनको सत्ता से बेदखल होने का चुनाव है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव के चलते छोटे कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर उनके छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी दुकानें तोड़कर उन्हें घर से और रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। मतदाता सूचियों की अगर बात की जाए तो नगर निगम चुनाव जो हुआ था उसमें आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमाण है कि उन्होंने मतदाता पर्चियां नहीं बंटने की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। तो निश्चित रूप से इस समय अगर कमलनाथ जी अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं तो वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस मध्य प्रदेश के एक सजग नागरिक है और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि यदि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो वह प्रशासन और तंत्र के सामने अपनी बात को रखे। भारतीय जनता पार्टी जो गूंगी और बहरी सरकार है, ना जनता की सुन रही है ना विपक्ष की सुन रही है, केवल और केवल इनमें आपस में मलाई खाने की होड़ मची हुई है और यहाँ के पूरे मंत्री इस बात में बहुत तेजी से जुटे हुए हैं कि कौन कितनी मलाई समेट पाता है, क्योंकि 2023 के बाद इनको खाने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। यही केवल एक बात है। दूसरी भी आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं महेंद्र भाई कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, दौदा बड़ो के लबरा, ये आपने सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी बातों को एक इश्यू बना के और फेंकती है, झूठे तथ्यों को लेके जनता के बीच में फेंकती है और उनकी जो लबरों की जमात है पूरी की पूरी, जो उनका कुनबा है, वो उस बात को बार बार लोगों के बीच ले जाके और ये प्रचारित करने का प्रयास करता है कि भारतीय जनता पार्टी सही है, कांग्रेस झूठी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 सालों में मध्य प्रदेश की जनता के साथ जितना अन्याय किया है, चाहे रोजगार के मामले में, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे बढ़ते अपराधों के मामले में, तो पत्र लिखने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है। प्रवीण नापित जी भी हमारे साथ हैं, संदीप सबलोग जी आएंगे आपके पास भी अभी। तो प्रवीण नापित जी, देखिए संदीप सबलोग जी कह रहे हैं कि उन्होंने कारण गिनाए हैं कि क्यों पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जा रही हैं, बहुत सारी आशंकाएं उन्होंने जताई हैं और उन्होंने कहा भी है कि पत्र लिखना एक सजग नागरिक की भूमिका में है कमलनाथ, इसलिए लिख रहे हैं। आप पत्र पर जवाब देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे ही रहे हैं कि सुबह से चिट्ठियां लिखने के अलावा कोई काम नहीं उनके पास, तो और आप क्या कहने वाले हैं? अब इन्होंने बात कही बुंदेलखंडी कहावत की जी। आपको मालूम है अभी मैं छतरपुर जिले की प्रवास पे घूम रहा हूँ जी। हमारे यहाँ चिड़िया और तमाम जानवर से बचने के लिए खेत में बिजू का कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर दिल्ली हाईकमान ने एक बिजू का टाइप का व्यक्ति खड़ा कर दिया है जिसके पास 80, 85 या 88 कितने विधायक हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम मलाई खा रहे हैं तो चिंता इन्हें हो रही है, इन्हें दुख हो रहा है। हम लूट खसूट कर रहे हैं तो इन्हें दुख हो रहा है। भाई साहब, सब लोग जी टीवी पर, ट्विटर पर
और सोशल मीडिया पर बोलना छोड़िए, सड़क पर आइए। आपकी सरकार चली गई थी, हम आएंगे क्या आपके चक्कर में सड़क पे? आपके कई मुद्दों पे आपने विधानसभा में बोलते हो, ना सड़क पे बोलते हो, ना अखबार में बोलते हो, और आप टीवी वालों को भी और तो पत्रकारों को भी कहते हो कि कैसे चश्मे से तमाम इनके सारे विपक्ष के लोग आते हैं तो बातें करते हैं। मेरा कहना है महंगी जी, अगर हम हैं तो आइए, आप सड़क पर आइए, विपक्ष में बोलिए, आंदोलन करिए, शून्यकाल उठाइए। क्यों नहीं करते हैं? आपके पास कोई है क्या बोलने के लिए? बस सिर्फ ऐसा अभी ये कहते थे 2023 का मामला है, मैं मानता हूँ, मैं सब लोग सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, पर ये लोग भाषा ऐसी बोलते तो मजबूरी हमको जवाब ऐसा देना पड़ता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं तो चुपचाप सुन रहा था, मैं तो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बोल दीजिए आप ही ने, उनका जब समय से ज्यादा हो गया तब बोला। मुझे लगता है इन्होंने कहा था कि 27 से 28 विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, इन्होंने कहा था सत्ता का सेमीफाइनल भी हम जीते, जब सेमीफाइनल भी हम जीते तो फाइनल में भी। अब कह रहे हैं 2023 में आओ, 2023 भी जीत जाएंगे, फिर कहेंगे अब आइए 2024 में लोकसभा हो जाएगी, तो फिर ये कहेंगे तो संविधान का उल्लंघन हुआ, ईवीएम की मोड ऐसा हो गया, उसकी मशीन ऐसी हो गई। ये चुनाव जीतते हैं ईवीएम ठीक होती है, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतते हैं ईवीएम सही होती है, संविधान भी काम करता है, राजस्थान में तो फिर तो व्यवहार सही है। अडानी वहां जाता है और उसके पहले अछूत होता है अडानी। जब राजस्थान में इतने कई सौ करोड़ के जब देता है तो वो राहुल गांधी तक लिखता हाँ नहीं तुम ठीक हो, और नहीं तो पहले दो आदमी, एक अडानी और दूसरा अंबानी। अच्छा, इनको ये भी नहीं मालूम अंबानी को लाने वाले कौन? प्रणब मुखर्जी। हमारे साथ तो बेचारे दूसरे अंबानी थे जो कर लो दुनिया मुट्ठी में छोटा सा एक मोबाइल लाए थे, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी तो इन्हीं के साथ थे। प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री और विदेश मंत्री थे, सूचना और जेट प्लस सारी चीज उन्हीं ने दी थी 2014 के पहले। क्या संदेश देने वाली है कमलनाथ? अरे सर ये चिट्ठियां जानबूझ के इसलिए लिख रहे हैं कि कम से कम बता सके पीसीसी अन्य लोगों को, जो राजनीतिक दल शेरा को जिम्मेदारी राहुल गांधी के आने की दे रही है, उससे निहायती बात क्या हो सकती है कि निर्दलीय विधायक कमान संभाल रहा है। इस पूरी कांग्रेस के पास एक विधायक नहीं, एक मतलब संसदीय संस्था टाइप की नहीं कि कोई जाके राहुल गांधी जी का रूट चार्ट करे, मैप चार्ट करे। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश की यात्राएं की, हमारे विवेकानंद जी ने देश की यात्रा की, अटल जी ने की, अडवाणी जी ने की, उसे यात्रा से क्या फल मिलेगा यह भी नहीं समझ पा रहे कांग्रेसी। ये भी हम बताएं, इनके लिए ये काम हम लोग ही करें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे झंडा लेके चले, राहुल गांधी जिंदाबाद। इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं बचे, राजधानी के पीसीसी में नहीं ला पा रहे। कोई भी आदमी चाहता है कि वो चाहता है कि राजधानी से, मुख्यालय से आए, प्रदेश की राजधानी में आए, यहाँ से एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में जाएगा। वहीं कहीं से लाल हुआ के कोने कान से निकालने गुल के भग जा भैया दादा, हाथ जोड़ के इसी करने के मूड में बैठे हैं। ठीक बात, ऐसी तो इनकी राजनीति है। और जाके अभी फोटो बताइए, अब इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता लगे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज देना, रोज फोटो डाल रहे हैं। भैया ये व्यवस्था आपकी है, मतलब आप अपने ऊपर कह रहे हो कि हम 10 किलोमीटर चलने का अभ्यास करें, मतलब तुम इतने अभ्यास से नहीं हो कि 10 किलोमीटर चल पाओ, और उसको बता रहे हो सबको। प्रवीण जी, राजेश जौहरी जी भी काफी देर से सुन रहे हैं, उनसे समझते हैं। मैं राजेश जौहरी को पहले प्रणाम करता हूं, उनका भी बुंदेलखंड की भूमि से रहा है और बहुत अच्छे टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलते हैं, लिखते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें राजेश जी। जी राजेश जी, क्या लगता है ये चिट्ठी लिखने की जो सिलसिला है कमलनाथ ने शुरू किया है, तो भाजपा हमलावर है कि ये धमका रहे हैं अधिकारियों को, अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चिट्ठी नहीं लिखना चाहिए, यदि गलती हो तो आप सड़क पर आइए ना, आप शिकायत कीजिए, पहले से ही आप चेतावनी दे रहे? तो ये कमलनाथ आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो पहले से अधिकारी सचेत हो जाएं, कुछ गड़बड़ी ना करें? पहले भी ऐसे हमने मामले देखे हैं, वो पहले बयान भी दे चुके हैं ऐसे। मैं जी देखिए, कमलनाथ जी आश्वस्त हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, पर देखिए लोकतंत्र में सड़क पर आना, आंदोलन करना, धरना देना, चिट्ठी लिखना या अपनी बात को बिना किसी अहिंसात्मक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचाना और सरकार तक पहुंचाना, ये जो है हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और कमलनाथ जी भी सिटीजन तो सबसे पहले हैं। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस देश के नागरिक भी हैं और प्रदेश के एक वोटर भी हैं। तो वो तो जो उन्होंने किया ठीक किया, लेकिन बस इसमें समस्या जहाँ आती है वो है कि जब, सॉरी है तो जॉगिंग का टाइम है इसलिए आवाज ऐसी हो रही है, तो वो दिक्कत इसलिए आती है कि जब
संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठने लगता है जनता का, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स है कि जितनी भी जो संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति अविश्वास फैला दो और उन पर बिल्कुल भी विश्वास जनता ना करे और पुलिस प्रशासन सरकार सब कुछ जिससे सबको चोर और बेईमान बना दो, ये उनकी प्लानिंग रहती है। तो ये सही नहीं है क्योंकि इससे इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर रिजल्ट जो है अपोजिट आ जाता है, वो सारे लोग मान जाएंगे कि हाँ ये बात सही है और जो कमलनाथ जी कह रहे थे वो ठीक। तो इस हिसाब से सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए, जैसे पहले भी उन्होंने एक भाषण दिया था उसमें बोला था, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक बात, सार्वजनिक मोड पर नहीं करना चाहिए संदीप सबलोग जी। इससे क्या है कि ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को भी उठा सकते हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास जता रहे हैं तो सारी संवैधानिक संस्थाएं क्या आप ही के खिलाफ काम कर रही हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो सभी अपने अपने स्वरूप में काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास बना रहना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार, अभी प्रवीण नापे जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आप विधानसभा में बात कीजिए, सड़क पर बात कीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आप चलाते कहाँ हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा या लोकसभा के सत्र की बात आती है तो 3 दिन 4 दिन और 1 हफ्ते का सत्र तो बुला लेते हैं और उसको समय से पूर्व इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि विपक्षों ने जनता के मुद्दों पर घेरने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है। तो ऐसे में जब आप सदन छोड़ के भागेंगे और सड़क पर जब हम उतरते हैं तो आपका जो पुलिस का डंडा चलता है, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़े जाते हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, तो हम कहाँ जाएं? हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सदन में नहीं कह सकते, सड़क पे नहीं कह सकते, तो क्या पत्र लिखने का अधिकार भी हमारे देश के नागरिकों से छीन लिया जाए? भाई, जहां गड़बड़ी है, जहां गलती है, वहां ध्यान दिलाना हमारा फर्ज है और सरकार को और सरकारी संस्थाओं को इन बातों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उनमें मीन मेख लगा के और सीधे तौर पे उंगली उठाने का काम शुरू कर देना चाहिए। अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि कमलनाथ जी की भाषा बड़ी अजीब रहती। चलिए, मान लिया मैंने, आप जब विपक्ष में थे 15 महीने, क्या आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने यह नहीं कहा था कि बिजली का बिल कोई नहीं भरना रे, अगर कोई काटने आएगा तो मैं खंबे पे जोड़ने आऊंगा? ये क्या तरीका सही था उनका? आज जब कमलनाथ जी ने इंदिरा ज्योति योजना के तहत 1 रुपये यूनिट सभी के लिए बिजली दे दी थी, आपने वो अधिकार छीन लिया, वो सीमित कर दिया। हमने कई ऐसी सुविधाएं शुरू की, आपने सब बंद कर दी। हमने कर्ज का माफी की शुरुआत की थी, 1 लाख तक के हमने कर्जे माफ किए थे, संवैधानिक प्रावधान किया था, आपने उसको भी बंद कर दिया। तो आप करना क्या चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकार होती है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। यदि एक सरकार कोई अच्छा काम शुरू करती है तो उसको जारी रहना चाहिए। आप उसको बंद करने पर तुल जाते। हम किससे शिकायत करें? हम न्यायपालिका जाते हैं, वहां आप अपना पक्ष रखने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हम सड़क पे आते हैं, वहां आप पुलिस के द्वारा ये पत्र लिखने का जरिया ढूंढ निकाला है फिर कांग्रेस ने कि पत्र लिखिए तो कम से कम एक संदेश चला जाएगा और लोगों तक बात पहुंचेगी। ऐसा बिल्कुल, और लोगों को भी इस बात को महसूस करते हैं कि एक वोटर लिस्ट उठा के देखिए आप पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी वार्ड की, कोई भी वोटर लिस्ट अपने आप में शुद्ध नहीं है। एक ही व्यक्ति के 6 जगह नाम लिखे हुए, हम आपत्तियां दर्ज कराते हैं लेकिन उस आपत्ति पे कोई सुनवाई नहीं होती, वो नाम कभी नहीं काटे जाते। एक व्यक्ति की फोटो लगी है और 6 जगह उसका नाम लिखा है, 6 फोटो लगी है, व्यक्ति का नाम एक ही लिखा है। इस तरह की सैकड़ों विसंगतियां वोटर लिस्ट में हम खुद जमीन पर उतर के मैदानी स्तर पर जाके चेक करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो क्या करें भाई? हमारे पास तो एक ही माध्यम है। हमारा नेता मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया है, वो कांग्रेस की आवाज को, कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज को अगर प्रशासन तक और संवैधानिक संस्था तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और मुख्यमंत्री के पेट में दर्द होने के बजाय उसको स्वागत करना चाहिए कि आप हमारी कमियां हमारे सामने लेके आ रहे हैं, चलिए हम इनको दूर करने का प्रयास करेंगे, तब आप लोकतंत्र के सही प्रहरी कहला सकते हैं। प्रवीण जी देखिए, संदीप सबलोग जी कह रहे हैं कि आपको तो सराहना करनी चाहिए कि कमलनाथ जी लेटर लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि एसपी को निर्देश दे रहे हैं या वो कह रहे हैं कि ऐसा ना करिए, आप हमारे कार्यकर्ताओं पर
जबरन झूठे मामले मत बनाइए। निर्वाचन पदाधिकारियों को लिख रहे हैं कि आप वोटर लिस्टों में सही से मूल्यांकन कीजिए। उदाहरण भी दे रहे हैं। संदीप जी क्या कहेंगे, इस तरीके पत्र लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी आलोचना क्यों कर रही है? सवाल है संदीप जी के। जी प्रवीण जी। आवाज आ रही है? जी बोलिए। संदीप जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे नहीं मालूम उनका राजनीतिक मतलब कितने वर्षों का राजनीतिक भविष्य रहा है। मैं इनको बता ना, दिग्विजय सिंह के राज्य में आज हमारे जो वन मंत्री हैं उनको टूटे पांव में विधानसभा लाया गया था। हमारे भिंड से एक पूर्व विधायक थे, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, भाजपा का, उनको बहुत लाठियां इतनी मारी थी कि उनको खुद नहीं मालूम, कोमा की स्थिति में भोपाल लाया गया था। तो डंडे बंडे की पिटाई दिग्विजय सिंह का अगर वो समय याद कर लें तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा सब लोग ही। रही बात, आपने कहा कि 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का सत्र रहता, बोलने नहीं देते। मैंने बात मान ली आपकी। जब विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ बैठक होती है, उस बैठक में सारे प्रस्ताव पे कमलनाथ जी के साथ कौन जाता? पीसी शर्मा जी जाते कि नहीं जाते? साधु मैडम जी, जो सम्मानित साधु मैडम है, डॉक्टर साधु, वो भी जाती कि नहीं? फोटो देखते हो कि नहीं देखते हो आप? मैं जी देखते हो ना फोटो यहाँ पे विधानसभा? जब ये जाते हैं तमाम सारी चीजें होती हैं, सारे एजेंडे तय होते हैं कि इन विषय होंगे, इतने शून्यकाल के इतने होंगे, इतने होंगे, और ये सब चीजों के नेता प्रतिपक्ष के बगैर तो कभी होता ही नहीं है विधानसभा। उसमें नरोत्तम मिश्रा जी बैठते हैं, शिवराज जी बैठते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी भी बैठते हैं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो सब कुछ अगर होता है और फिर 5 दिन का नहीं होता तो फिर ये विधानसभा अध्यक्ष अगली बार क्यों चले जाते हैं, तैयार नहीं होते? इनको कहना चाहिए कि पिछली बार आप 5 दिन का सत्र रखा था आपने और उसमें भी 3 दिन में समाप्त कर दी, हम आपका साथ नहीं देंगे। पर ऐसा तो नहीं होता। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को खुद ही लगता है हम 5 दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है विधानसभा में दिन भर बैठे। वो दिन भर पीसीसी में नहीं बैठते, वो बल्लभ भवन में नहीं बैठते थे। वो अगर बल्लभ भवन में आ भी जाते थे तो घर नहीं जाते थे, घर चले जाते थे तो बल्लभ भवन नहीं आते थे। मेरे भाई, इस संविधान में विधि विशेषज्ञ भी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के अपने अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, विधायिका के अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। उसमें आप कहिए ना, आपके जो भी मतलब पार्टी ने जिनको भी बना रखा होगा विधानसभा में रीति नीति क्या बोलना है, ये सारे लोग, सज्जन सिंह वर्मा, सब तो जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में, और उसके बाद ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं बोलते ऐसा? या तो ये इधर साइड है या तो फिर उधर साइड है। लेकिन प्रवीण जी, कमलनाथ तो एक बात और कहते हैं कि सरकार बनने दो, ऐसे अफसरों को भी देख लेंगे। ये तो पहले भी कहते थे, कर्मचारी के गले में पट्टा डाल के और बीजेपी का पट्टा, फलाना पट्टा, ये पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में बताते थे, मुझे मत समझाना, मुझे मत समझाना, किसका कितना विज्ञापन है, क्या है, कैसे कैसे लोगों को किया इन्होंने, कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी भाषा में बात करते थे। और जिस दिन इनकी सरकार गई थी सबसे ज्यादा तो पत्रकार ही खुश थे। और फिर ये बोलते हैं कि अगर आपने गलत तरीके से आपकी सरकार चलेगी, ठीक है, उस गलत तरीके की सरकार ने, आपका दिल्ली से हाई कमान आया क्या भोपाल? कभी पूछने आया कि आपकी सरकार क्यों गई? कभी आपके एक नेताओं को दिल्ली बुलाया? किसी ने पूछा तक नहीं यार, किसी ने पूछा तक नहीं क्यों सरकार गई, क्यों? सबको मालूम है करने वाला कौन था, सरकार जाने वाली कौन थी, कौन दिल्ली जाता था, कौन हरियाणा जाता था, कौन वहाँ आंध्र प्रदेश गए, और किसके कारण सब कहते थे, कितने नेताओं के नाम। वो एक लंबा विषय है, वो तो खैर नहीं, मैंने नहीं कहा, चर्चा हो सकती है। मैं तो बैंक जी जहाँ आप कहोगे उसी विषय पे बोलूंगा। इन्होंने कहा था उसकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इन पत्रों की सियासत का क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग? देखिए, जो होगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष है, उसका प्रदेश में एक सम्मान है। और नहीं, अब तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। हाँ, तो अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, तो भी हम राजनीतिक में, अभी शिवराज जी ने कहा ना, हम किसी को किसी भी इस तरह राजनीतिक कार्यकर्ता है वो, और राजनीतिक कार्यकर्ता का तरह हम सम्मान करते हैं, हम कभी ऊट पटांग नहीं कहते। जैसे अभी इनकी भाषा है ना, इनके पेट में दर्द होता है, वो कमलनाथ जी लेके आए थे, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पेट में, अरे इन्होंने लाडली लक्ष्मी सारी योजनाएं तो बंद कर दी थी, वो कहते थे उसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं क्या होगा। उसके बाद जो सारी योजनाएं, जो अच्छी योजनाएं थी देश की और प्रदेश की, अरे यार दिल्ली में भाई साहब 6,000 रुपए नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों के खाते में डालने के लिए, उस नाम चाहिए था, इन्होंने डाटा नहीं भेजा, कहने हम नहीं भेजेंगे अभी डाटा का, हमारा अवलोकन चल रहा है। और ऐसी बातें ये करते हैं, और इन्हीं की सरकार में तो सिर्फ क्या क्या। चलिए राजेश जौहरी जी,
अब ये जो पत्र लिखने की बात है, आपने बता दिया कि इस पे ऐसा नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं लगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 2023 की तैयारियां अभी से कमलनाथ धीरे धीरे एक एक पत्र जारी कर रहे हों, कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हों कि आप इन पत्रों को बताइए कि कमलनाथ जी कितने चिंतित हैं, क्या अब इस दिशा में जाएंगे ये लेटर? तो ये लेटर कुछ आउटपुट देने वाले हैं या फिर ये लेटर सरकार पर हमला करने के लिए ही हैं? सबसे पहले तो महेंद्र जी ये है कि आज आपने जो तीनों लोग चुने, तीनों बुंदेलखंड से चुन लिए है ना। तो एक तो आपका जो ये कहना है, इसे कहते हैं लेटर बम, राजनीति की भाषा में इसे लेटर बम कहते हैं कि लेटर बम गिराना। तो अब स्थिति ये है कि ये लेटर हर कलेक्टर और एसपी के पास गया है, तो ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया ना। अब वो कलेक्टर और एसपी को जवाब भी देना पड़ेगा इनको, और जवाब जब कोई सरकारी अधिकारी जवाब देता है तो वो बहुत सारी चीजें संकलित करेगा वो उसके पक्ष में, क्योंकि वो जो कर रहा है, अगर उसने लेटर की बात को मान लिया तो उसकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, और उसको इस बात को नहीं मानना है, उसका जवाब भी वो दे देगा। पर क्या ये जो सारे के सारे 50-52 जिलों के एसपी कलेक्टर, मतलब 110 के आसपास जो लेटर जवाब आएंगे, उनको सार्वजनिक जरूर किया जाना चाहिए बाद में जो जवाब आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उन जवाबों से हमको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी कि राजनीति में होता क्या है। ठीक बात, यानी कि जवाब आना बहुत जरूरी है। संदीप सबलोग जी, देखिए अब लेटर तो लिख दिए, जो जवाब आएंगे ऐसे ही आप डालेंगे सोशल मीडिया पर कि किस कलेक्टर ने क्या जवाब दिया या किस एसपी ने क्या जवाब दिया, और परिवाद किस किस के खिलाफ कांग्रेस दाखिल करेगी? महेंद्र जी, आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कलेक्टर और एसपी अब पत्रों में जवाब वही लिखेंगे जो शिवराज मामा उनसे कहेंगे। अच्छा। अपनी कमियों को कोई उजागर करने का काम मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के तंत्र से कराना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो शायद आपको भी दिख रहा है और प्रदेश की पूरी जनता को भी दिख रहा है। इस सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। तो आप ये तय मानिए कि नकली कमल के फूलों का काम खत्म होने वाला है। मुहावरों से शुरू किया आपने और शेरो शायरी पे खत्म कर दिया। चलिए, फिलहाल समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण नापे जी आपका भी, संदीप सबलोग जी आपका, और राजेश झौरी जी आपका। तो कमलनाथ ने पत्र लिखा एसपी को, कमलनाथ ने पत्र लिखा कलेक्टर को, और कमलनाथ ने पत्र लिखा निर्वाचन पदाधिकारियों को। सभी को अपने अपने तरीके से हिदायत दी है कि ऐसा कुछ ना करें। भाजपा का जो बिल्ला है वो जेब में डालकर मत घूमें, वो कमलनाथ कहते ही हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान ना करें और निर्वाचन सूची को ईमानदारी से बनाएं या तैयार करें, जो भी अपडेट हो रहा है। अब ऐसे में देखेंगे कि कांग्रेस कितनी तरीके से हमलावर है प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे करके ये इसलिए लिखे जा रहे हैं कि जनता को बताया जा सके कि कमलनाथ कितने संजीदा हैं, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने के लिए कि कार्यकर्ताओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, या फिर इन लेटर बम के और भी कुछ नए आयाम और भी कुछ नए मायने हमें सामने देखने को मिलेंगे। फिलहाल भाजपा के नेता तो हमलावर हैं ही। मुख्यमंत्री ने देखी कह ही दिया है कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो कागज कलम दवात लेकर और वो बस एक पत्र लिखते हैं। गाना भी उन्होंने 1-2 पंक्तियां सुनाई हैं कि क्या है कमलनाथ की दिनचर्या। तो अब इस दिनचर्या पर सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, लेकिन कमलनाथ पत्र बराबर लिख रहे हैं। पत्रों की सियासत कितने आगे तक जाती है ये तो हम देखेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन डीएनएन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details, call 7024 883 495.